गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं अगले आधे घंटे रहेंगे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए पिछले शो से राजेश सतपुते और प्रशांत सावंत बने हुए हैं। इस शो के लिए इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बिस्सा को जोड़ेंगे, रचना वैद्य भी जुड़ेंगी हमारे साथ और बिग मार्केट फोर्सेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। फंडामेंटल पर बात करने के लिए मेहरबून ईरानी से बात करेंगे, साथ ही टेक्निकल पर बातचीत के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर राहुल शर्मा से होगी एक खास बातचीत। लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा बात करते हैं मार्केट की। इस समय मार्केट डे हाई पर, निफ्टी करीब 63 पॉइंट ऊपर 19,586, बैंक निफ्टी 257 पॉइंट्स ऊपर 44,553 पर। मिड कैप इंडेक्स में आज अच्छी मजबूती। आज मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, उससे पहले अच्छी बढ़त यहाँ पर। काफ़ी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, उस पर नहीं जा रहा हूँ। फ्रेश ब्रेकआउट्स जहाँ आ रहे हैं उनकी बात करता हूँ। HPCL लेकर आइए एक बार जरा। HPCL डे हाई पर, आज क्रूड में गिरावट आई, शायद उसके लिए एक रिलीफ रैली यहाँ पर, ये डे हाई पर स्टॉक। उसके अलावा औरोबिंदो फार्मा खैर सुबह से टॉप गेनर बना हुआ है एफएनओ में, यहाँ पर अच्छे मोमेंटम। यूपीएल में थोड़ी सी बाइंग आई आज। और अगर लोअर साइड की बात करें तो आज दो बड़े एक्सीडेंट्स। नवीन फ्लोरिन जो हमारी स्पॉटलाइट में भी था, करीब करीब 13.5% नीचे इस समय। और दूसरा स्टॉक जो इस समय नीचे है वो है MCX, करीब करीब 8% नीचे इस समय। वीरू। बिल्कुल, M6 8% नीचे आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे। दो स्टॉक्स इंडेक्स फिर जुझारूपन थोड़ा सा हायर लेवल्स पर दिखाते हुए। चार मेहमान आपके पैनल पे मौजूद हैं, रचना फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके और गौरव फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, प्रशांत और आशीष पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में, राजेश जी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। जी गुड मॉर्निंग। और मेरे इस वक्त के दो कन्विक्शन आइडियाज दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगे। वन विल बी दालमिया भारत के फ्यूचर्स लॉन्ग साइड पे और दूसरा विल बी HDFC बैंक के फ्यूचर्स लॉन्ग साइड पे। सबसे पहले अगर दालमिया भारत की बात करें तो दालमिया भारत में 2400 पे प्राइस लेवल है फिलहाल और स्टार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। कुछ दिन के, एक दो दिन के पुल बैक के बाद अपस्विंग यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है, रिज्यूम हुआ है। और यहाँ पे अगर प्राइस के हिसाब से ये काउंटर अगर 2380 सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे 2450 की तरफ जाता हुआ फ्यूचर्स पे हमें विद इन अ डे और टू ये काउंटर नजर आ सकता है। और ओवरऑल मार्केट में जिस हिसाब से आज स्ट्रेंथ बनी हुई है, जिस हिसाब से AD रेशियो अच्छा है, इंडिया विक्स भी काफी डाउन है, उस हिसाब से ये मोमेंटम कंटिन्यू होकर 2450 की तरफ इस प्राइस को लेके जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। दूसरी तरफ से HDFC बैंक और RIL दोनों काउंटर्स वो थे जो मार्केट को इतने दिन से तंग कर रहे थे। आज दोनों ही पॉजिटिव है तो मैंने HDFC बैंक चूज करा है। अगर ये दोनों परेशान करना बंद कर दे तो मार्केट वैसे भी संभलना चाहिए। तो HDFC बैंक आज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 1530 के आसपास यहाँ पे एक कंजेशन जोन था जिसने सपोर्ट प्रोवाइड करा है। तो अब अगर हम 1528 पे अगर SL लगा दे 30 से थोड़ा सा नीचे, तो 1528 का फ्यूचर्स पे अगर SL लगा के लॉन्ग पोजीशन अगर बनाई जाए तो ये काउंटर ऊपर वाली साइड पे 1555 एंड 1570 तक फ्यूचर्स पे विद इन अ डे और टू जा सकता है। ओके, तो दालमिया भारत और HDFC बैंक दो बाय कॉल्स इस समय रचना जी की। गौरव गुड मॉर्निंग। गौरव आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग आपको, पैनलिस्ट को और दर्शकों को। देखिए यहाँ पे एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। निफ्टी 55 EMA के आसपास झूल रहा है। डेली चार्ट्स पे सस्टेन अगर हो गया तो बाउंस बैक देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो प्रीवियस डे बिफोर का लो नहीं तोड़ा कल, तो एक उछाल आपको वहां पे देखने मिल सकती है। तो मेरे भी लॉन्ग ट्रेड्स होंगे, जहाँ पे पहला रिकमेंडेशन जो है वो कोर इंडिया पे होगा। जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है, बट काफी स्टेबल रहा है। निफ्टी की जो करेक्शन हमको देखने मिला है पिछले 5-6 दिनों में, वहां पे मोटा मोटी ये सस्टेन करके रहा है, 1-2% ऊपर ही रहा है। तो थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिला है। ठीक ठाक से ब्रेकआउट है, पॉइंट फिगर चार्ट्स में अच्छा सेटअप है। तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। 290 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। आपको जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 275 के होंगे। ऊपर में स्टॉक जो है वो 330 के लेवल दिखा सकता है। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो है एक्सिस बैंक पे। ये एक वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल काउंटर रहा है। अगेन जो करेक्शन हमको बैंक निफ्टी में देखने मिला है उससे थोड़ा अछूता रहा है। ऊपर से थोड़ा बहुत करेक्शन आया, बट मोटा मोटी अगर आप इसको डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट्स को जो है ये सस्टेन कर रहा है। तो एक्सिस बैंक अगर यहाँ से बाउंस अगर बैंक निफ्टी में अगर आता है, बिकॉज ये आउट परफॉर्मिंग स्पेस में है, स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं, जहाँ पे आपके जो टारगेट्स हैं 1080 के होंगे और नीचे में आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 1005 का होगा। ओके, एक्सिस बैंक पे कॉल है आपका और एक कोल इंडिया पे। अहम निर्णायक भूमिका की जो ज़रूरत थी वो रिलायंस की तरफ से थी,
और रिलायंस अब डे हाई पर 2352 पे। याद रखिएगा मैं इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ और इंडेक्स में बड़ा वेटेज है, 18 रुपये ऊपर 3/4% अभी ऊपर हो चुका है। इस पर काफ़ी दारोमदार रहेगा। आज का लो अगेन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्रशांत, आपके दो रेट्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी वीरू जी, फिर से गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे जो मेरी नजर है वो पीईएल पे होगी, पिरामल पे। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1020 का। मुझे लग रहा है ये 1070-75 तक जा सकता है। एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, तो 1070 तक के टारगेट्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और नेक्स्ट पिक होगा एमएनएम फाइनेंस। यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ नजर आई है आज के मूव में, और मैं यहाँ पे 295 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के करीबन 325 के टारगेट के लिए रेकमेंड करूंगा, अराउंड 320। ओवरऑल एक मेजर ब्रेकआउट में यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। मेजर ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी शानदार मूव ऑलरेडी आ चुके हैं। राजेश जी, आपकी ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की? अनुज जी, देखिए 2 ट्रेड होंगे। उसमें से पहला रहेगा इंडस टावर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, और सबसे बड़ी बात है आज इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है जिसका टारगेट बनता है करीबन 210 का। 197 करंट मार्केट प्राइस है। बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 193। सो इंडस टावर इज अ बाय। सेकंड बाय कॉल रहेगा, मुझे लगता है मेटल में इनिशियल में हमने एक मूव देखा और मूव के बाद प्रॉफिट टेकिंग। आई थिंक दिस प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे हमें एक फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरा पिक रहेगा जेएसपीएल। देखिए जेएसपीएल 698-700 ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मुझे लगता है ये अभी सपोर्ट बनेगा। तो बाय करेंगे स्टॉप लॉस के साथ 695, 5 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और इसका जो स्विंग का पहला टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 715 का। 715, 720 ये इसका स्विंग का इंट्राडे का टारगेट होगा। सो इट्स अ बाय इन जेएसपीएल एंड इट्स बाय इन इंडस टावर। ओके, निफ्टी अब 19600 क्रॉस करता हुआ, बैंक निफ्टी 44600 के काफ़ी करीब। अच्छे मोमेंटम इस समय स्टॉक्स में। एक बार पीएफसी वापस लेकर आइए। वो हमने पिक किया था उस समय, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई थी इसमें, लेकिन अब वापस डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ ये, और डे हाई क्रॉस करेगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी है। डालमिया भारत में अच्छे मूव्स हैं, एबी कैपिटल में अच्छे मूव्स। वेदांता लेकर आइए एक बार जरा। वेदांता में लगातार वीकनेस रही है, लेकिन आज काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस मूव वेदांता में देखिए आप इस समय 2.7% ऊपर। प्रशांत जी, कोई व्यू वेदांता पर? जी अनुज जी, एक्चुअली एक दिन मुझे लग रहा है वेट करना चाहिए, और 220 स्टॉक के लिए बहुत बड़ा मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ से मैं थोड़ा सा दूर ही रहूंगा, क्योंकि काफी बार रिटेल ट्रैप हो चुका है इसमें। तो मेरी सलाह होगी कि वेट कीजिए। और जो गैप बनी हुई है, इनफैक्ट 220 भी नहीं, अगर हम देखें तो 227 पे एक गैप है, तो इसको आराम से 230 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, तब हम कहेंगे द स्टॉक इज आउट ऑफ द वुड्स। फिलहाल मुझे लग रहा है कि इसको रडार से बाहर रखना चाहिए। बिल्कुल, अभी के लिए थोड़ा वेट ही कर लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगेन इसमें फंसे हैं लोग कई बार। सो एक दिन की रैली से खैर इतना बड़ा मूव शायद ना बने। चलिए अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा के लिए हमारे साथ अब मेहरबून ईरानी जुड़ गए हैं। मेहरबून जी, गुड मॉर्निंग। मेहरबून जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं पूछूंगा आपके एक फेवरेट स्टॉक पर, जिस मुझे लग रहा है आपको शायद काफ़ी दुख हुआ होगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन जो डेल्टा कॉप में डेवलपमेंट्स हुई जो गवर्नमेंट की तरफ से, और एक ऑलमोस्ट डेथ नेल की तरह से एक साउंड कर रहा है ये, क्या अब आप गिव अप कर रहे हैं इस बेट पर, या आपको अभी भी होप है यहाँ पर? सर, होप और गिव अप करने की बात नहीं है। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डेल्टा कॉप ने जो प्रोजेक्ट लगाया था, कसिनोज की बात कर रहा हूँ, आई थिंक दिस हैज नेवर बीन इजी बिजनेस फॉर एनीबडी। अगर इतना आसान बिजनेस होता तो ये सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में हैं जो पावर प्रोजेक्ट लगाते, सीमेंट प्रोजेक्ट लगाते, ये करते, टेक्सटाइल प्रोजेक्ट लगाते, आई थिंक उन लोग की इंडस्ट्री में जाता। तो दिस बिजनेस इज फुल ऑफ चैलेंजेस। अगर आप ग्लोबली भी देखो तो देयर आर वेरी फ्यू एंटरप्रेन्योर्स हु हैव एंटर्ड दिस बिजनेस एंड ऑल ऑफ देम हैव डन वेरी 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 वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चैलेंजेस है, they keep on coming. It will be a matter of litigation. कहना difficult है कि कितना टाइम लगेगा, what will be the final outcome, and I am no one to predict because ये देश में जो sudden announcement आते हैं, this remain challenges. It's not only for one industry, it could be for many other industries also. But अभी की बात डेल्टा की और कसीनो इंडस्ट्री की, दूसरे साइड पे हमें समझना चाहिए कि this is a cash cow for the state government and cash cow for virtually the central government also. So somewhere one can be hopeful
कि समथिंग विल कम आउट। रही बात इंडस्ट्री की, आज तक आई हैव नेवर हर्ड अ सिंगल वॉइस including you, me, anybody for that matter, who says कि business will not keep on growing. अभी बीच में GST का आया था 28% टैक्स का, डेल्टा सेज दे ऑलरेडी बीन पेइंग इट। अभी मोड ऑफ कैलकुलेशन चेंज हो रहा है, सेटबैक है, बट कहीं पर हमें लगता है कि मार्केट विल एक्सेप्ट दैट। अभी आई पाई है डिमांड की, demand will ultimately be challenged. Obviously, it will be challenged. And I remember, I think Anuj, you also will agree, and I think मैंने आपको सुना भी था कि this is a thing which has come. It's a setback. It doesn't look very practical, but it's a setback. So 100% it's a setback. Somewhere I feel something will get worked out. It may take its own time. Litigation, India may doesn't happen in a hurry. Things don't happen and in a hurry. But as far as business goes, I think this has always been full of challenges. There are all sorts of noise which keeps on happening. But considering ये एक इंडस्ट्री है जो आगे चल के सॉलिड ग्रोथ दे सकती है, सॉलिड रेवेन्यू दे सकती है सबको, एंड इफ यू टेक इट एज अ लिटिल बिट ऑफ एन एंटरटेनमेंट vis-a-vis F&O type of derivatives trading which is happening right now, where people keep on losing money yet people keep on indulging. Indians ultimately are the second biggest gamblers in the world. तो कहीं पर एक consensus आता है, and if this industry tends to be developed, we will have a very different story to say about Delta maybe a year later or a year and a half later. We don't know. But as of now, yes, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। कहना difficult है what is going to be the ultimate outcome and what will happen. This type of things keep on happening. This is a thing which can have a legal litigation which will keep on going maybe for a few years also, I don't know. But it's unfortunate, it's sad. From a business angle, I don't think I have changed my view. I think it is a business which will keep on growing unless the regulator or the government comes up in a very big way against it. There could be some issues here and there which I hope will get ironed out over a period of time. बिल्कुल। खैर एनीवे ये बिजनेस में स्टॉक्स में हमेशा इस तरीके के रिस्क रहते ही हैं। फार्मा में अच्छा मोमेंटम आ रहा आज मेहरबून जी, कोई फार्मा में पिक्स आपकी? औरोबिंदो में शानदार मूव है आज खास तौर से। Yeah, I think I would like to honestly stay away from pharma. I think ये मार्केट में ऐसा टाइम आ गया है कि one has to be very, very, very selective. अगर कोई भी 5 करोड़ का चेक आपको देता है, बोलता है मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको कहता हूँ कोई भी फंड मैनेजर को पूछो, I think investing incremental money for anybody has become a very big challenge. हमारे सामने challenges have come in all types of faces. ऑयल प्राइस देखिए, करेंसी देखिए, बॉन्ड यील्ड्स देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, इन्फ्लेशन देखिए। अभी आप कहेंगे ये बात काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, बट येट मार्केट इज रेजिलियंट। तो यस, दूसरे साइड पर ये है कि मार्केट इज वेरी रेजिलियंट। मार्केट में पैसे आते रहते हैं, खास करके रिटेल मनी के। सो इट इज पॉसिबल, ये रिजल्ट सीजन आएगा, रिजल्ट सीजन इफ इट इज गुड, मार्केट में सरप्राइजेस ऑन द अपसाइड फॉर सम मोर टाइम टू कम। बट कहीं पर एक स्टॉर्म इज ब्रूविंग and we have to be a little bit careful and avoid all expensive stocks. तो रही बात फार्मा की, I think in terms of valuation, certainly they are not very expensive now. They have been beaten down and possibly that is what is happening. कि लोगों को समझ में नहीं आता क्या करने का। IT में लोग went on buying at lower levels and yet IT is keeping on hitting them. So pharma somewhere is becoming a little bit of a defensive pick also and people are thinking, और मैं बात में सहमत नहीं हूँ, पब्लिक सोचती है कि अगर रूपी डेप्रिशिएट होता है तो it benefits exports and pharma exports. But the fact is that market itself has become very challenging as far as regulatory thing goes abroad also, especially in the US and the Europe. So I am not very positive on this particular sector. इतना कहूँगा कि ये लेवल से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है as compared to lower sides because the valuations are not very expensive now. Okay, HDFC बैंक आपके पोर्टफोलियो में I'm sure होगा, काफ़ी तंग किया है स्टॉक ने, अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर मेहरबून जी? आई थिंक कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, आई थिंक अगले 1 to 3 क्वार्टर के लिए। सो कहना यह है कि अनुज भाई कि आप सोचेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं गिरेगा, तो मैं कहूँगा फिर HDFC बैंक क्या खराब है, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है। नथिंग हैज हैपेंड, सो मे बी द डाउन साइड कुड बी अराउंड 5-7% फ्रॉम योर एट मोस्ट। तो वाई शुड आई नॉट प्रोटेक्ट माई सेल्फ इन HDFC बैंक, एंड दैट इज वॉट इज हैपनिंग। बट अभी के लिए कोई ट्रिगर नहीं है। अगर आप देखो तो कंपनी की लिक्विडिटी इतनी बढ़ गई है कि ओवरऑल इट्स कॉस्ट हैज गॉन अप। सेकेंडली, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, व्हेन यू कम अंडर द RBI, स्पेशली विद HDFC बैंक और HDFC was a complete RBI, I think the regulatory things, the compliance things, the cost keep on going up. So if you look at the cost to income ratio,
दैट इज गोइंग टू गो अप अगले 1-2 क्वार्टर के लिए। ऑल्सो ये लिक्विडिटी बढ़ने के कारण द मनी ऑलवेज विच इज लाइंग विथ यू आई थिंक कैरीज अ कॉस्ट। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि द मार्जिन्स विल ऑल्सो बी अंडर प्रेशर विद द मार्केट रिकग्नाइजेस। वेटेज पड़ेगा एवरी क्वार्टर में या एवरी मंथ में, एवरी 2 months में, यू विल कीप ऑन सीइंग दिस मूवमेंट्स। बट फंडामेंटली अगर आप मुझे पूछो तो आई डोंट थिंक द स्टॉक इज एक्सपेंसिव, बट देयर आर नो पॉजिटिव ट्रिगर्स। तो अगर किसी के पास हो, नहीं बेचा हो, कोर होल्डिंग कहते आ रहे हैं, जैसे मैं कहते आ रहा था बरसों से कि कोर होल्डिंग इट हैज गिवन सुपर रिटर्न्स, बट इफ यू आस्क मी आई थिंक लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन नेगेटिव फॉर इट। I don't see anything positive happening for the next few months more. Again, like pharma, this is a bigger thing. The downside, according to me, is not going to be more than 5% over a year, though there are no reasons to be positive on the stock अगले 1 or 2 quarters के लिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, तो इस समय आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं मेहरबून सर? फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट, फ्रेश पैसा कहाँ डाल रहे हैं? आई थिंक देयर आर इंडिविजुअल स्टॉक्स। मैं कहूँगा कि मोमेंटम ने मार्केट को काफ़ी ऊपर खींच लिया है, काफ़ी सारे स्टॉक्स बहुत बढ़ गए। एंड अगले पिछले 25-26 साल में पर एक चीज़ मैंने सीखा है कि पब्लिक देखती है कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ आया है तो खरीदना चाहिए। पब्लिक भूल जाती है कि अगर ये 300 रुपये का स्टॉक अगर 1800 रुपया हो गया, अगर 1800 का 1500 आ गया, इट डजंट मेक द स्टॉक चीप इन एनी वे। The point is you don't see the price at which the stock has gone up. You see the price from where the stock had gone up very sharply. So people have to be very, very careful of what they are buying. अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहाँ buy कर रहा हूँ, I think I'm continuing to buy into select stocks where I feel the business potential is very good. And the stocks are not very expensive. Expensively valued stocks, unknown stocks, मैं रिटेल इन्वेस्टर से कहना चाहूँगा कि लोगों ने पैसे बनाए हैं, इसने बोला उसने बोला मैं भी लेता हूँ, भाव बढ़ गया। But this period now, I think people will have to be more careful and will have to buy very selectively. मेरा personal favorite से with clear disclosure, अनुज जी, I'm buying into a stock like GMDC. I think ये stock भले बढ़ चुका हो। लिथियम कोल माइनिंग में 2 blocks auction हुए हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, Asmokadia becoming the chairman. I think all these are very big positives for Gujarat Mineral. If they decide to, if they actually implement what they are planning, this could be a very long story. दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है पर्सनली is a company called Precision Wires. Clear disclosure, personally holding it, intent to buy more, no intention to sell at all. और ये स्टॉक को मैं एटलीस्ट 150% अपसाइड देखता हूँ over the next 2 years. So these 2 stocks I like personally. और किर्लोस्कर न्यूमैटिक मैं करीबन 80-90 रुपये से कहते आ रहा हूँ। I think there was a buy report today of Ambit. I think this stock ultimately should be a 4-figure stock. Disclosures, all these stocks I'm holding for a long time and I intend to keep on holding for a very long time. ओके, मेहमान बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पर तैयार रखिए। और थैंक्स वरिंदर, थैंक्स। नमस्कार भी सर, और आपको सप्ताहांत की शुभकामनाएं। एक्सटेंडेड वीकेंड है, बेहद मस्त रहे और सुकून मिले आपको, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। एक ब्रेक के बाद राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे जेम फाइनेंशियल से, उनसे करके बातचीत लौट के आते हुए। वेलकम बैक। अब जेम फाइनेंशियल से डायरेक्टर राहुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, जो टेक्निकल्स पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या तंग कर रहा है मार्केट को आपके हिसाब से, और क्या आज का प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि एक बार के लिए शायद 19,500 बच जाए और बॉटम बना ले यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, डेफिनेटली चार्ट थोड़े डिस्टॉर्ट जरूर हुए कल के सेल ऑफ के बाद में, खास करके 19,600 के नीचे जो क्लोजिंग देखने मिली है। डेफिनेटली मार्केट के अंदर प्रेशर है। डेरिवेटिव्स डेटा जो खास करके रोल ओवर डेटा था वो भी इतना स्ट्रांग नहीं था। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखा कि ज्यादा वीकनेस थी। बट एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि ऐसे मार्केट में जहां पर निफ्टी 50 डीएमए के आसपास है, स्मॉल कैप इंडेक्स 20 डीएमए के ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 20 डीएमए पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट ने अभी भी यहाँ पर कोई फियर या एक तरह से इंडाइसेस ने एटलीस्ट कोई मेजर यहाँ पर सेंस नहीं किया है करेक्शन। और हमने पास्ट मल्टीपल टाइम्स देखा है पिछले 3-4 महीनों में कि जब जब मार्केट में करेक्शन आया है, ब्रॉडर मार्केट ने गिव अप नहीं किया, तो जनरली ऐसे करेक्शंस में रिबाउंड देखने को मिला है। अब आई थिंक 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं निफ्टी में, 19,500 नीचे में और 19,800 ऊपर में। जब तक 19,500 मेरे हिसाब से इंटैक्ट है, मार्केट एक तरह से रिबाउंड करने की पूरी कोशिश करेगा
और ये रिबाउंड में अगर 19,800 निकल जाता है तो जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। खास करके एफआईआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो सीरीज के बिगिनिंग में 31% पर है, यानी कि प्राइमरीली वो शॉर्ट है, लॉन्ग पोजीशन उनकी कम है। वो चैलेंज तभी होगी अगर 19,800 निफ्टी में निकलता हुआ दिखे। तो मेरे हिसाब से सिलेक्टिव होने वाला मार्केट है। आउट एंड आउट यहाँ पर कोई बड़ी ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं, जब तक ये दो लेवल्स इधर साइड नहीं निकलते हैं। अगर 19,500 टूटता है तो अगला जो नीचे में सपोर्ट है 19,200 पे है। बट आई थिंक 300 पॉइंट्स इतने बड़े नहीं है, बट वी विल गेट इनटू अ टाइम करेक्शन, यानी कि मार्केट ग्राइंड करके टाइम स्पेंड कर सकता है। तो आज का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीरीज का फर्स्ट डे है, वीकली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी है। और अगर 19,500 अगर ब्रीच नहीं होता आज के सेशन में तो एक उम्मीद है कि एक रिबाउंड का अटेम्प्ट हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा और ब्रेकआउट आएगा अगर 19,800 डिसाइसिवली निकल जाता है तो। ओके, ठीक है राहुल, आपका ये इंडेक्सेस पे एक सेंस मिला। आज की क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात बोली आपने। दो चीज़ें आई थिंक जो सितंबर के सेकेंड हाफ में हमारे अगेंस्ट थी, वो था HDFC बैंक और वो था रिलायंस। दोनों में ही एक साइजेबल रिट्रेसमेंट था। रिलायंस नाउ इट्स एज 200 डेमा। आप लोग जब खुद अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, क्लाइंट से बातचीत करते हैं, आप लोग अपनी PMS टीम से बात भी करते होंगे, वो भी किसी स्टॉक फ्यूचर्स पे कोई मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कॉल लेते होंगे, इन दोनों स्टॉक्स पे आप लोगों का व्यू क्या है? देखिए, एज ए ट्रेडिंग अगर सेटअप में अगर देखें तो दोनों स्टॉक्स काफी ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस बैक दोनों के अंदर देखने को मिल सकता है। खास करके जिस हिसाब से लाइक सेल ऑफ देखा हमने पिछले 10-15 दिनों में, तो काफी वन साइडेड करेक्शन था। और जनरली वन साइडेड करेक्शन जब भी होता है तो एक रिबाउंड की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट आई थिंक यहाँ पर हमें फोकस उधर करना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स गिरे नहीं है। निफ्टी ने 20,200 से लेकर तकरीबन 19,500 के आसपास का करेक्शन दिया। इनमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिनमें बिल्कुल भी करेक्शन नहीं आया। उसमें से एक है PSU बैंक्स, जो कि बहुत ही मजबूत खड़े हैं। प्राइवेट बैंक्स पे हमने प्रेशर देखा, लेकिन PSU बैंक्स में इनफैक्ट एक नया हाई लगा कल के सेशन में इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो। और दूसरा, प्राइवेट बैंक में एक स्टॉक हमें बहुत पसंद आता है। बैंक निफ्टी में तकरीबन 2,000 पॉइंट का करेक्शन हुआ, लेकिन ये स्टॉक में जरा भी वीकनेस देखने को नहीं मिली। मैं बात कर रहा हूँ RBL बैंक की। RBL बैंक का जो थोड़ा मैक्रो सेटअप है यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसका जो पोटेंशियल टारगेट है 280 से 300 रुपीज तक जाता है। तो डिलीवरी में बाय करने की राय रहेगी। RBL बैंक को 230 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। और मुझे लगता है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ खास करके इस करेक्शन में RBL बैंक ने दिखाया है, वो अब मोमेंटम में तब्दील होता हुआ दिखेगा अक्टूबर सीरीज में। तो मेरा ये मानना है कि बैंक्स काफी ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पर शॉर्टिंग ना करें, बट एक रिबाउंड एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्ट्रेंथ PSU बैंक्स में है, और रिलेटिवली अगर प्राइवेट बैंक में देखें तो RBL बैंक का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। ओके, ये पॉइंट टेकन बैंक्स को लेकर। राहुल, एक चीज़ होती है, आई मीन जब आप स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर बहुत स्ट्रांग बाजार में स्ट्रेंथ को बाय करना अच्छा भी होता है। कभी कभी वीकनेस को बाय करना भी, आई मीन एक पुल बैक के पर्सपेक्टिव से अच्छी रणनीति होती है। ये सवाल मैं सिर्फ केंद्रित इसीलिए कर रहा हूँ, मतलब आपकी तरफ, क्योंकि ये सीरीज का पहला दिन है। बहुत सारे वीक स्ट्रक्चर हैं, कोलैप्स स्ट्रक्चर हैं, डे लो पर हैं, 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। वीकनेस को बाय करने का इंटरेस्ट कहाँ पर है आपका? जी हाँ वीरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट बाय ऑन डिप, अगर इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो एक सेक्टर है जहां पर हमें लगता है कि एक करेक्शन जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के मौके दे रहा है, और ये है IT इंडेक्स। देखिए, IT इंडेक्स ने तकरीबन जून महीने से एक तरह से आउट परफॉर्मेंस शुरू की थी। इस महीने यानी कि सितंबर में हमने देखा है कि एक यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है। बट मुझे लगता है कि अब वो लेवल्स काफी करेक्शन काफी हो चुका है, और यहाँ पर इस डिप में बाइंग करने को देखना चाहिए। तो आई थिंक लार्ज कैप IT से शुरुआत की जा सकती है। TCS हमारा टॉपिक है, डिलीवरी में बाय करके चलिए। तकरीबन 3500 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए। 3450 का आई थिंक एक स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप अगले 3-4 महीने का व्यू रखें तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा ऊपर में 3800 4000 रुपीज तक के भी टारगेट TCS में देखने को मिले। तो बाय ऑन डिप की रणनीति आई थिंक IT में लेकर चलनी चाहिए। लार्ज कैप IT से शुरुआत करके चल सकते हैं, एक बार रिवर्सल कंफर्म हो जाता है उसके बाद मिड कैप IT में भी ध्यान दिया जा सकता है। ओके, लार्ज कैप IT और मिड कैप IT पर ध्यान दिया जा सकता है। दो लार्ज कैप स्टॉक्स पर आपका व्यू जानना चाहूँगा राहुल। एक तो रिलायंस जो लगातार तंग कर रहा है मार्केट को, और दूसरा लार्सन एंड ट्यूब्रो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। देखिए
देखिए दोनों एकदम पोलरिस्टिक स्टॉक्स है, एक अपने लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है और रिलायंस 200 दिन के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है इन अ मार्केट जो ब्रॉडली अभी तक कोई ऐसे बड़े मंदी के सिग्नल आए नहीं है मार्केट के अंदर। तो देखिए मेरा तो मानना सिंपल है कि जब एक इंडेक्स हैवी वेट आपको एक ऐसे बड़े एवरेज के आसपास मिले तो द प्रोबेबिलिटी और ऑड्स यहाँ पर एक बाउंस बैक आने के काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर यानी कि 20 यहाँ से अगर परसेंटेज वाइज बात करो तो 2% का स्टॉप लॉस लगाकर रिलायंस को लिया जा सकता है। बहुत ही अच्छी लाइक एक प्रोबेबिलिटी है कि हमें 2450 2500 तक का बाउंस बैक आपको देखने को मिले आने वाले कुछ हफ्तों में। आई थिंक रिलायंस में क्लियरली यहाँ पर एक तरह से इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड करें तो बाय करके चलना चाहिए। जहां तक L&T का सवाल है, आई थिंक यहाँ पर हमारे जो ट्रेडर फ्रेंड्स है वो यहाँ पर इंटरेस्टेड रहेंगे बिकॉज मोमेंटम अभी भी L&T में जरा भी थका नहीं है। इनफैक्ट कल के करेक्शन के बावजूद L&T में हमने देखा कि एक नया हाई लगा है, इनफैक्ट हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 3000 के ऊपर रिलायंस L&T के अंदर जो बायस है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ पर मोमेंटम जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से टारगेट यहाँ पर लगाना मुश्किल होगा लेकिन डायरेक्शन क्लियरली अप है। और जहां तक रिलायंस का सवाल है, आई थिंक जो बार्गेन इन्वेस्टर्स है जो एक अच्छे मार्केट में एक अच्छा स्टॉक लोअर प्राइस पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक 200 दिन के आसपास चलता हुआ स्टॉक है जो कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाय करने की रहेगी यहाँ पर रिलायंस। एक आखिरी सवाल, मिड कैप्स में क्या स्टॉक्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं समय राहुल जी? देखिए अनुज जी, मिड कैप में मैं पीएसयू बैंक्स के साथ जाना चाहूंगा। अब यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इनफैक्ट यूको बैंक, ये ऐसे छोटे टियर 2 टियर 3 स्टॉक्स है पीएसयू बैंक्स में। मार्केट कैप के हिसाब से मैं और कोई कैटेगरी हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, इनफैक्ट मूव बाकी है। अगर यूनियन बैंक की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि तकरीबन 120-125 तक के लेवल्स हमें महीने भर में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक सेंट्रल बैंक और यूको बैंक है इनमें भी मुझे लगता है कि तकरीबन 20% 15 to 20% अपसाइड इन लेवल से भी देखने को मिल सकती है। आई थिंक पीएसयू बैंक में जो हमने एक बड़ा वॉल्यूम क्लाइमैक्स देखा था, काफी लोग बात कर रहे थे कि कहीं पीएसयू बैंक का टॉप तो नहीं बन गया। देखिए मेरा ये मानना है कि पीएसयू बैंक इंडेक्स डेकेडल ब्रेकआउट दे चुका है और जनरली जब ऐसे ब्रेकआउट चलते हैं तो कम से कम साल 2 साल के मूव देखने को मिलते हैं। हमने जनवरी में पीएससी इंडेक्स की बात की थी कि डेकेडल ब्रेकआउट है, आपके चैनल पर आके हमने पूरा डिस्कस किया था इसे डिटेल में और देखिए 9 में 10 महीने हो गए और अभी भी पीएससी इंडेक्स काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इनफैक्ट हर डिप में बाइंग देखने को मिली है। तो ऐसा सेटअप पीएसयू बैंक्स में है, इसलिए जो छोटे वाले पीएसयू बैंक्स है मुझे लगता है कि उनमें अभी भी अपसाइड बाकी है। इन बैंक को खास करके मिड कैप कैटेगरी में जो आते हैं इनको बाय करके चलना चाहिए और मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड इनमें आने वाले हफ्तों में और महीनों में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। गौरव बिस्सा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल पर और अपने कॉल्स देने के लिए। और वीरू और मैं अब यहाँ से इजाज़त लेंगे आपसे और